हम इंडियंस का खाने के साथ एक खास लगाव है। फूड हमारे लिए एक इमोशन है। हमें बस एक बहाना चाहिए हमारा मनपसंद खाना खाने के लिए। ट्रेडिशनली इंडियंस बाहर खाने के इतने आदी नहीं हुआ करते थे। हाँ, महीने में एक आधी बार या किसी ओकेजन पे हम जरूर जाते थे, लेकिन बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में बाहर खाना खाने की हमारी फ्रीक्वेंसी काफी कम थी। लेकिन ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स की वजह से चीजें इतनी आसान हो गई हैं, है ना। कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इन फूड डिलीवरी एप्स की वजह से हमारी आदतें बदल रही हैं। ऊपर से इंडियन मिडिल क्लास की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, यानी कि बेसिक जरूरतों के अलावा बाकी चीजों पे खर्च करने के लिए आज हमारे पास ज्यादा पैसे हैं। अर्बनाइजेशन, बदलते फैमिली डायनामिक्स जहां हस्बैंड और वाइफ दोनों ही काम करते हैं, और फॉरेन ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स की बढ़ती प्रेजेंस ने हमें वक्त के साथ बदल दिया है। लेट्स ईट आउट से लेके लेट्स ऑर्डर इन के इस ट्रांजिशन को कहीं ना कहीं कोविड-19 ने भी एक्सेलरेट किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, होम कुक फूड से आउटसाइड फूड का ये ट्रांजिशन अक्रॉस जियोग्राफीज और डेमोग्राफिक्स इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। एक सेकेंड, हर चीज की तरह हम इंडियंस की फूड प्रेफरेंस भी फास्ट हो गई है, समझ रहे हैं ना। और बात लॉजिकल भी है। यंग इंडियंस के लिए आज पिज्जा और बर्गर जैसे फास्ट फूड्स एक प्रेफर्ड फूड ऑप्शन बन गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी QSR प्लेयर्स के एंगल से सोचा है, आखिर वो क्या चाहते हैं? क्या वो उनके कस्टमर्स को फिजिकली अपने आउटलेट्स पे विजिट करवाना चाहते हैं, या वो ऑनलाइन ऑर्डर्स पे ही फोकस करना चाहते हैं? आखिर कौन सी स्ट्रैटेजी है जो इंडिया में QSR प्लेयर्स के लिए वर्क कर रही है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन सीधा मेन कोर्स पे आने से पहले स्टार्टर्स ऑर्डर कर लें। मेरा मतलब है सीधा मुद्दे पे आने से पहले इंडियन फूड सर्विस इंडस्ट्री को समझ लें। फाइनेंशियल ईयर 20 के फिगर्स देखें तो 4,326 बिलियन रुपीस के साथ फूड कंजम्पशन का इंडिया की GDP में लगभग 25% कंट्रीब्यूशन था। लेकिन इतने बड़े पाई में से नॉन होम कुक फूड यानी कि रेस्टोरेंट फूड का हिस्सा सिर्फ 8 से 9% था। ये नंबर यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जैसी डेवलप्ड इकोनॉमीज के अराउंड 40 से 50% के सामने कुछ भी नहीं है। इंडियन फूड सर्विस इंडस्ट्री हमेशा से ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर द्वारा डोमिनेटेड रही है, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स में अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ का शिफ्ट एक्सेलरेट हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 10 में ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का शेयर 26% पे था, जो फाइनेंशियल ईयर 20 में 41% तक पहुंच गया था। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या मतलब है, तो फूड इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनाइज मतलब है फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स, कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट्स, पब्स, लाउंजेस एंड ऑफ कोर्स हर नुक्कड़ पे दिखने वाला क्विक सर्विस रेस्टोरेंट या फिर QSRs जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, KFC, सबवे, डोमिनोज, पिज्जा हट और बर्गर किंग। और चौंकाने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल ब्रांड से भरा QSR सेगमेंट, जो मिलेनियल्स का सबसे पसंदीदा फूड ऑप्शन है, वो इंडिया की फूड सर्विस इंडस्ट्री में सिर्फ 4% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इसलिए एक्सपेक्टेड है कि इंडियन QSR स्पेस आने वाले कुछ सालों में तेजी से ग्रो करेगा। फाइनेंशियल ईयर 20 में 200 बिलियन रुपीस से कम वैल्यू रखने वाली ये इंडस्ट्री फाइनेंशियल ईयर 25 तक लगभग 500 बिलियन रुपीस की हो जाएगी। जाहिर है कि इंडियन फूड इंडस्ट्री और स्पेशली QSR स्पेस की एपेटाइट अब आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है। QSR यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स प्राइमरली फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स होते हैं। इन्हें क्विक सर्विस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी डिशेस को प्रिपेयर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली सर्व किया जाता है। वैसे बात जब भी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की हो तो हमारे मन में ऑफ कोर्स ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स आते हैं, राइट। ये बात तो ऑब्वियस है कि ये मार्केट बहुत ही टाइट है, जो मोस्टली यही लीडिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स डोमिनेट करते हैं। इनके पास देश भर में स्टोर्स हैं जिनके थ्रू ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। आउटलेट वाइज और रेवेन्यू शेयर वाइज दोनों के बेसिस पे डोमिनोज इंडिया में QSR स्पेस को डोमिनेट करता है। ऑफ कोर्स ये कंपनीज इंडिविजुअली इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड तो नहीं है, लेकिन कुछ लिस्टेड फूड सर्विस प्रोवाइडर्स जरूर हैं जिन्होंने इन ब्रांड्स के फ्रेंचाइजी राइट्स ले रखे हैं। सफाया फूड्स और देवयानी इंटरनेशनल दोनों ही यम ब्रांड्स की फ्रेंचाइजीज हैं जो इंडिया में पिज्जा हट, KFC, टाको बेल जैसे ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं। जुबलेंट फूडवर्क्स के पोर्टफोलियो में डोमिनोज और डंकिन डोनट्स जैसे ब्रांड्स मौजूद हैं। वहीं वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड के पास मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजीज के राइट्स हैं। बर्गर किंग भी इंडिया में रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया के नाम से लिस्टेड है। एक और लिस्टेड प्लेयर है इस स्पेस में जो इन इंटरनेशनल ब्रांड्स के बीच इंडिया का झंडा गाड़ के बैठा है, वो है बारबेक्यू नेशन। आज के दिन होम डिलीवरी जैसे कन्वीनियंट और इजी ऑप्शन ने कई रेस्टोरेंट्स को अपनी फिजिकल प्रेजेंस कम करने पे मजबूर कर दिया है। कई रेस्टोरेंट्स अब क्लाउड किचन की ओर भी स्विच कर रहे हैं। मगर आपने सुना ही होगा कि QSR प्लेयर्स कैसे दिन ब दिन नए स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। तो क्या है QSR प्लेयर्स की स्ट्रैटेजी? आइए डीप में डाइव करते हैं।
IIFL की एक रीसेंट रिपोर्ट की माने तो इंडिया में अगले 4 से 5 सालों में KFC, पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग जैसे QSR प्लेयर्स अपने स्टोर काउंट्स डबल करना चाहते हैं। उनके द्वारा कंबाइंड अराउंड 820 से 920 रेस्टोरेंट्स हर साल ओपन किए जाएंगे। लेकिन QSR प्लेयर्स को ये बात समझ में आ गई है कि उन्हें डिलीवरी ऑर्डर्स और टेक अवेज पर बैंक करना होगा, इसलिए जरूरी नहीं है कि वो अब पहले की तरह बड़े बड़े और लग्जूरियस आउटलेट्स खोलें। छोटे स्टोर्स यानी कि लोअर कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेस रेंटल स्पेस और कम कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग, प्लस ये बढ़ते डिलीवरी ऑर्डर्स जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए भी परफेक्ट है। सेंस तो बनता है ना? एक्सपेक्टेड है कि इंडिया का ओवरऑल फूड डिलीवरी मार्केट 2025 तक 12.2% CAGR से ग्रो करेगा। मगर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पहले ये ग्रोथ 10% CAGR से पैक थी, लेकिन कोविड-19 के बाद इसे इंक्रीज किया गया था, ये देख करके कि कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस अब डाइन इन से चेंज होकर ऑनलाइन फूड डिलीवरी की तरफ शिफ्ट हो रही है। प्लस रेस्टोरेंट्स को तो एक बड़ा फाइनेंशियल एडवांटेज भी है अगर वो डिलीवरी बेस्ड सेल्स पे फोकस करें, क्योंकि उन्हें बड़े स्टोर्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर उन्हें बड़े स्टोर्स ओपन नहीं करने पड़ेंगे तो उनका कैपिटल और ऑपरेशनल एक्सपेंस दोनों ही कम होगा, जिससे उनके मार्जिन्स भी एक्सपैंड होंगे। लेकिन फास्ट डिलीवरी और वाइडर रीच बनाने के लिए QSR कंपनीज को एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ आउटलेट्स की भी जरूरत है। इसलिए कई QSR कंपनीज ने अपने पोटेंशियल नंबर ऑफ स्टोर्स और एनुअल स्टोर एडिशन के टारगेट्स को इंक्रीज कर लिया है। इन सब डेवलपमेंट्स के चलते पिछले कुछ सालों में वेस्टर्न फास्ट फूड रिटेलर्स के बिजनेस डायनामिक्स में एक सडन ट्रांजिशन देखने को मिला है, और ये स्पेशली सच है KFC और पिज्जा हट के लिए, जो दोनों ही यम ब्रांड्स के अंडर आते हैं। सिंस फाइनेंशियल ईयर 19 इन दोनों ही ब्रांड्स ने अपने सभी नए स्टोर्स का साइज 40% से रिड्यूस किया है, जिसकी वजह से देवयानी और सफायर फूड्स द्वारा ऑपरेटेड KFC और पिज्जा हट ने अपने कैपिटल और ऑपरेशनल कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है। इसका सीधा इंपैक्ट उनके इंप्रूविंग मार्जिन्स पे देखने को मिला है, जो 20% से भी ज्यादा पे आ गए हैं। इसके चलते कंपनीज इवेंचुअली फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पाएंगी, जो इन्हें टियर 2 और टियर 3 सिटीज में एक्सपैंड करने में मदद कर सकता है। पिज्जा चेन्स की बात करें तो पिज्जा हट और डोमिनोज ने बहुत ही डिफरेंट स्ट्रैटेजीज से अपनी शुरुआत की थी। एक तरफ डोमिनोज ने पिज्जा डिलीवरी को जोमैटो या स्विगी के आने से पहले ही मेन स्ट्रीम कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ पिज्जा हट ने अपने आप को एक प्रीमियम ब्रांड की तरह प्लेस किया था, जहां उनके बड़े स्टोर्स पब्लिक को डाइन इन करने के लिए अट्रैक्ट किया करते थे। पिज्जा हट के प्राइसेस भी डोमिनोज के अगेंस्ट 15 से 20% प्रीमियम पे हुआ करते थे, जबकि पिज्जा कैटेगरी का एवरेज टिकट साइज भी खुद काफी हाई हुआ करता था at 450 रुपीज। और कहीं ना कहीं ये प्रीमियम प्राइसिंग और फाइन डाइन एक्सपीरियंस पे उनका फोकस उनके लिए प्रॉब्लम बन के खड़ा रह गया था। फिलिप कैपिटल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिज्जा हट की फ्रेंचाइजीज का पे बैक पीरियड 8 से 9 इयर्स हुआ करता था, जबकि डोमिनोज का सिर्फ 2.5 से 3 इयर्स का। इसके अलावा डोमिनोज के मुकाबले डबल साइज स्टोर्स होने की वजह से पिज्जा हट का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी सिंगल डिजिट्स में था, जो फ्रेंचाइजी ऑपरेटर्स को नए स्टोर्स खोलने के लिए डिस्करेज करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में पिज्जा हट ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इकोनॉमी रेंज प्रोडक्ट्स ऐड करके कस्टमर्स के लिए पॉकेट फ्रेंडली बना दिया है। प्लस उन्होंने 2016-17 के बाद से मल्टी चैनल फॉर्मेट के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू किया, यानी कि डाइन इन और डिलीवरी दोनों एक साथ। इसके लिए उन्होंने अपने स्टोर साइज को 45% से कम करने का डिसीजन लिया। स्टोर साइज रिड्यूस करने के लिए उन्होंने अपने किचन्स का साइज रिड्यूस किया, नॉन कोर किचन इक्विपमेंट को रिमूव किया और अपने डाइन इन एरिया को 1050 स्क्वायर फीट से आधा करके 500 स्क्वायर फीट पे ले आए। इंटरेस्टिंगली पिज्जा हट ने वैल्यू इंजीनियरिंग की मदद से अपने स्टोर्स का साइज रिड्यूस करने के बावजूद अपनी एवरेज डेली सेल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। यम ब्रांड्स के ही एक और QSR ब्रांड KFC ने भी सिमिलर स्ट्रैटेजी अपनाई और अपने स्टोर्स का साइज 60% से कम कर दिया। हालांकि उनके नंबर ऑफ टेबल्स सेम प्रोपोर्शन में कम नहीं हुए, जो इंडिकेट करता है कि कंपनी ने अपने स्टोर स्पेस का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना शुरू किया। ये सभी स्ट्रैटेजीज कहीं ना कहीं एक ही तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं, ऑन प्रेमिस सेल्स यानी कि डाइन इन से ऑफ प्रेमिस सेल्स यानी कि डिलीवरी की तरफ होता हुआ नॉन रिवर्सिबल ट्रांजिशन। और हो भी क्यों ना, फूड डिलीवरी का शेयर डबल होके 15 से 20% तक पहुंच सकता है। लेकिन मैकडॉनल्ड्स की स्ट्रैटेजी कुछ और ही है। जहां बाकी QSR प्लेयर्स अपने स्टोर्स का साइज कम करने में लगे हैं, मैकडॉनल्ड्स के लिए शायद सक्सेस मंत्रा कुछ और है, बिग इज स्मॉल।
मैकडॉनल्ड्स बड़े रेस्टोरेंट्स बिल्ड करके डाइन इन कस्टमर्स को कैच भी करना चाहता है। मैकडॉनल्ड्स की हमेशा से यही स्ट्रैटेजी रही है कि वो प्रीमियम जगह पे लैंड एक्वायर करते हैं, बड़े स्टोर्स बनाते हैं और फिर उसे फ्रेंचाइजी ओनर्स को लीज करते हैं, और ये स्ट्रैटेजी उनके लिए काफी सक्सेसफुल रही है। इसलिए वेस्टलाइफ का मानना है कि इवेंचुअली जब ऑर्डर वॉल्यूम्स और फुटफॉल बढ़ेंगे तो उनको केटर करने के लिए बड़े स्टोर्स का होना जरूरी है। लार्ज स्टोर्स को लेवरेज करने के लिए वो अपने मेन्यू में बर्गर्स, सोडाज और फ्राइज के अलावा और भी ऑफरिंग्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैकडॉनल्ड्स के पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकफास्ट मेन्यू है, प्लस वो कॉफी और चिकन रिलेटेड आइटम्स के थ्रू पूरा दिन फुटफॉल्स लाने पे फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा वेस्टलाइफ चाहता है कि ना सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स विजिट करें बल्कि वो लंबे टाइम तक भी उनके स्टोर पे बैठे। इसलिए वेस्टलाइफ इंडिया ने मैकडॉनल्ड्स के आधे से भी ज्यादा आउटलेट्स को सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क और वाईफाई से इक्विप किया है, ताकि कंज्यूमर्स उनके स्टोर्स पे आके इवन काम भी कर सकें, जो कि इन टर्न उनकी सेल्स को बूस्ट करेगा। इन सब डेवलपमेंट्स की वजह से एक्सपेक्टेड है कि मैकडॉनल्ड्स का रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल बढ़ के अराउंड 35% पे भी आ सकता है। आइए कुछ की मैट्रिक्स के बेसिस पे टॉप QSR प्लेयर्स को कंपेयर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह इन सभी वेस्टर्न फास्ट फूड जायंट्स का सेल्स ब्रेकअप फाइनेंशियल ईयर 18 से लेके फाइनेंशियल ईयर 22 तक इवॉल्व हुआ है। इन सभी कंपनीज की ऑन प्रेमिस यानी कि इन स्टोर सेल्स कम होती जा रही हैं। मैकडॉनल्ड्स और KFC के केस में जहां 2018 में 82% और 89% सेल्स ऑन प्रेमिस मोड से आती थी, वहीं फाइनेंशियल ईयर 22 में वो घट के 52% और 54% पे आ गई हैं। यानी कि एक बात क्लियर है, भले ही सभी प्लेयर्स की स्ट्रैटेजीज में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्लियर है, डिलीवरी सेल्स को बूस्ट करना। अगर स्टोर्स एडिशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 22 में डोमिनोज ने सबसे ज्यादा नए स्टोर्स खोले हैं, लेकिन बाकी कंपनीज ने भी अपने करंट बेस के हिसाब से नंबर ऑफ न्यू स्टोर्स के टर्म्स में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। हालांकि जैसे मैंने अभी बताया था, मैकडॉनल्ड्स बड़े स्टोर्स पे फोकस कर रहा है, तो लार्ज स्टोर्स को ओपन करना, उन्हें मेंटेन करना और एग्जिस्टिंग स्टोर्स को अपग्रेड करना एक हायर कॉस्ट के साथ आएगा, राइट? इसलिए उनके न्यू स्टोर्स काउंट कंपैरेटिवली कम रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। अब अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन इंटरनेशनल फास्ट फूड ब्रांड्स के कुछ की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो हमें पता चलता है कि किस तरह डोमिनोज नंबर ऑफ स्टोर्स और ROCE के टर्म्स में बाकियों को डोमिनेट कर रहा है। हालांकि देवयानी इंटरनेशनल की 77% से इंप्रेसिव सेल्स ग्रोथ इस बात को शो करती है कि अगर वो इसे सस्टेन कर पाते हैं तो आने वाले समय में वो डोमिनोज को ऑपरेट कर रहे जुबिलेंट फूडवर्क्स को स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे सकते हैं। तो एक बात तो जाहिर है, इंडिया की QSR मार्केट एक इंटरेस्टिंग मोड पे है। सभी प्लेयर्स अपने कंपेटिटर्स को बीट करने और डिलीवरी सेल्स की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की रेस में लगे हुए हैं। इस रेस को कौन जीतेगा ये तो आने वाले क्वार्टर्स में ही पता लगेगा। आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इनमें से आपका फेवरेट फास्ट फूड ब्रांड कौन सा है और क्या आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई स्टॉक है? अगर हाँ, तो आपको इन कंपनीज ने कितने रिटर्न्स बना के दिए हैं, कमेंट्स में बताइए। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम गुजराती और मराठी में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल्स के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.